Hello everyone. In last video we have discussed about Mercury and Venus. Now in this video we will discuss on Earth. As you all know that Earth is a unique planet. It is a spherical in shape, slightly flattened at poles and bulging at the equator. This shape is called geoid, which means earth-shaped. Earth is the only planet which exhibits life due to suitable temperature, availability of water, and breathable atmosphere. It is an active planet as it contains volcanoes and experiences earthquakes. Let's study the unique feature of our planet in details. आप सभी जानते ही हैं कि जो हमारी अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है। इसकी जो शेप जो है वो स्फेरिकल है। थोड़ी सी ये जो इसके जो पोल्स हैं वहाँ से और थोड़ी सी ये स्लाइटली फ्लैटेंड है और जो इक्वेटर है वहाँ से ये थोड़ी ब्रॉड है। ठीक है, तो इसकी जो ये शेप है कि पोल्स के साइड से थोड़ी फ्लैटेंड है और इक्वेटर की साइड से ये थोड़ी बल्गिंग है, तो इसी कारण से इस शेप को हम जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड शेप का मतलब होता है अर्थ शेप्ड। ठीक है, किसकी शेप? अर्थ की शेप। अब हमारी जो अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होता है वो सूटेबल होता है, हम उसको सहन कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर क्या होती है? वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। अगर पानी नहीं होगा तो पानी के बिना हम कैसे रहेंगे? और इसके अलावा जो मेन है यहाँ की जो फेवरेबल कंडीशन वो है ब्रीथेबल एटमॉस्फेयर, कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें हम ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। अगर सांस लेने के लिए वायु ही नहीं होंगे तो हम कैसे रह पाएंगे? अब हमारा जो ये प्लैनेट है ये एक एक्टिव प्लैनेट कहलाता है। एक्टिव प्लैनेट क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ की जो भी क्रियाएं होती है, एक्शंस जो होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब उन एक्शंस के अंदर हमारी टेम्परेचर, हमारा एटमॉस्फेयर, इनके साथ साथ जो वोल्केनोज होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, वो भी शामिल होते हैं कि समय समय पर यहाँ वोल्केनोज भी आते रहते हैं, अर्थक्वेक्स भी होते रहते हैं। तो इस कारण से हम हमारी प्लैनेट को क्या कहेंगे? एक्टिव प्लैनेट भी कहेंगे। अब हम इसकी कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ द फिफ्थ प्लैनेट। विच प्लैनेट? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। कि जो हमारी जो अर्थ जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और दूसरी साइड अगर हम देखते हैं कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये थर्ड प्लैनेट है। वैसे साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये थर्ड प्लैनेट है। Now, it is also called the blue planet because of the presence of water bodies on its surface. कि हम इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो सरफेस जो है वो किससे? पानी की वजह से, वाटर बॉडीज़ की वजह से, कि यहाँ पर जो समुद्र हैं, महासागर हैं, समुद्र मतलब सीज़, ओशियंस। ठीक है, तो जो महासागर, ओशियंस हैं, सीज़ हैं, उनकी वजह से ये कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। कहाँ से? स्काई से। और ये पानी कहाँ है? इसके सरफेस पे। तो इसके सरफेस पे जो पानी है उसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देता है और ब्लू होने के कारण हम इसे और क्या नाम दे सकते हैं? ब्लू प्लैनेट। ठीक है, नाउ इट टेक्स 365 एंड 1/4 days to complete one revolution। जब ये सन के अराउंड मूवमेंट करती है, सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है, तो इसको वन मूवमेंट कवर करने में 365 एंड 1/4 डे यानी कि 6 आवर्स, कि ये 365 दिन और 6 घंटे
में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है अराउंड द सन। इस कारण से जो हमारे ये अगर हम इन 6 डेज को कंप्लीट करें तो 6 + 6 + 6 6 + 6 यानी कि हमारे 4 साल के अंदर 24 आवर्स बन जाते हैं और 24 आवर्स में 1 डे होता है। तो इस कारण हम ये कहें कि जो हम पढ़ते हैं लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर कब आता है, 4 साल में एक बार। तो वो क्यों आता है कि ये जो हमारे बचे हुए 6 घंटे हैं कि एक रिवोल्यूशन है उसको कंप्लीट करने में 365 डेज तो लगे ही, साथ में कितने 6 आवर्स और लगे। तो उन 6 आवर्स को हम 4 साल में 4 साल तक वो लगातार कंप्लीट हो, जैसे फर्स्ट ईयर है उसके 6 आवर्स, फिर नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसके 6 आवर्स, फिर उस नेक्स्ट ईयर का भी 6 आवर और उससे अगला जो आएगा ईयर उसके भी 6। तो हमारे पास यहाँ पर कितने आवर्स हो जाते हैं 24 आवर्स, और 24 आवर्स में क्या बन जाता है 1 डे कंप्लीट हो जाता है। तो इस कारण से जो हमारा लीप ईयर जो आता है उसके अंदर कितने डेज होते हैं 366 डेज होते हैं, और वो कितनी 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, नाउ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। हमारी जो अर्थ है इसका डिस्टेंस सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, now students we move on our moon, the natural satellite of earth। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो हमारे सैटेलाइट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल सैटेलाइट एंड द सेकंड वन इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं उनको किसी ने भी उस जो उनका जो अर्थ की जो हमारी रिवोल्यूशन है जो उसका पाथ है उसमें किसी ने फिक्स नहीं किया है, वो अपने आप है नेचुरल। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा वहाँ पर भेजे जाते हैं। और वो किस लिए भेजे जाते हैं, नई नई इन्वेंशंस के लिए, नई नई चीज़ों की जानकारी लेने के लिए। ठीक है, अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का ओनली केवल एक, मतलब अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो क्या है, हमारा मून है। ठीक है, नाउ द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। कि जो मून का जो डायमीटर जो है, जो व्यास है इसका, मतलब कि पूरा जो इसका विस्तार जो है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। ठीक है, डायमीटर होता है जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अगर हम अर्थ के इस पार्ट को लेते हैं तो अर्थ के इस पार्ट से हमारा जो मून है वो 1/4 है। ठीक है, उसका चौथा हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मून जो है वो हमारे अर्थ के 1/4 डायमीटर है, फिर भी हमें मून जो है वो बड़ा दिखाई देता है और जो सन जो है वो छोटा दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है कि जो मून है वो हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा पास है, इस कारण से हमें मून बड़ा दिखाई देता है। और सन जो है उसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दूर है, फार अवे है, इस कारण से वो हमें छोटा दिखाई देता है। नाउ it is the brightest object in the night sky. It reflects the light it receives from the sun. और रात के समय में अगर हम देखते हैं तो मून जो है वो हमें तारों की अपेक्षा, स्टार्स की अपेक्षा ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका चमकने का जो कारण है वो क्या है, क्योंकि ये जो सन की जो रिफ्लेक्शन पावर जो होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। पहले क्या करता है, जैसे रात के समय में जो मून जो है वो सन के फेस के सामने आ जाता है, तो सन की जो सारी रोशनी है वो मून पर पड़ती है, इस कारण से मून चमकता है। और मून फिर उस समय में हमें बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो लाइट जो है अब वो किस पर आ रही है, मून पर आ रही है, क्योंकि मून जो है वो
अपना रोटेशन करता हुआ, अपना रिवोल्यूशन करता हुआ, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो वो अपना रिवोल्यूशन करते हुए कहाँ आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। तो इस कारण से जो सन की जो लाइट है वो अर्थ पर प्रॉपर रूप से न पड़कर मून पर पड़ती है, इस कारण से मून ज़्यादा चमकता है। ठीक है। नाउ देर इज़ नो लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो हमारा मून का जो सरफेस है, सरफेस होता है धरातल, मतलब उसकी जो हार्ड जो परत है, हार्ड लेयर जो है, वो लेयर ऑफ द लैंड। तो यहाँ का जो सरफेस जो है वहाँ पर कोई भी लिक्विड वाटर नहीं है। जो भी पानी जो है वो किसके अंदर है, वाटर वेपर्स के रूप में है, मतलब वो कंडेंसेशन की फॉर्म में है, जमी हुई फॉर्म के अंदर है वो, कोई भी लिक्विड वाटर यहाँ नहीं है। नाउ द मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर। मून का कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो चीज़ें होती है उनको वो बाहर जाने से रोकता है, और इस कारण से वो वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है उनको हमारे लिए फेवरेबल बना कर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर होता है लेयर ऑफ एयर। जब यहाँ पर एयर की लेयर ही नहीं है, तो वो लेयर नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो इस कारण से यहाँ के जो दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, और यहाँ की जो नाइट्स होती है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, कि दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात के समय में ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा ठंडी होती है। Now, the surface of the moon has huge mountains, rocks and depression called craters। कि जो हमारा मून का जो सरफेस है वहाँ पर हमारे अर्थ की तरह ही माउंटेन्स हैं, रॉक्स हैं और डिप्रेशंस हैं। डिप्रेशंस मतलब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं यहाँ पर। तो ये ज्वालामुखी के फटने के कारण जो बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, होल्स जो बन जाते हैं, तो उन होल्स को हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। तो जिस तरीके से हमारे अर्थ पर जो लैंड की अलग अलग फॉर्म्स होती है, उसी तरीके से हमारे मून पर भी लैंड की फॉर्म्स होती है, लाइक माउंटेन्स, रॉक्स एंड डिप्रेशंस। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन मार्स and its important facts. It is also called red planet because it assumes a brick-like color in the night sky. कि हमारा जो मार्स जो है इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसका कलर क्या है, रेड है। अब इसको हम रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि जब रात का जो हमारा प्रकाश होता है, रात की जो हमारा आकाश है, तो उस समय में इसका कलर जो है वो ईंट के जैसा, और ईंट कैसी होती है, रेड कलर की, तो हमें ये जो है वो रात के समय में ब्रिक जैसा दिखाई देता है। इस कारण से हम इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इन 1 डे, और ये अपने एक्सिस पर स्पिन करने में 1 डे लेता है, कि 1 डे में ये एक स्पिन कंप्लीट करता है। एंड इट टेक्स 687 days to complete 1 revolution around the sun। कि जो सन के जो चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसमें 687 डेज लगाता है, और अपने खुद की जो इसका एक्सिस है उस पर ये रोटेशन करने में टाइम लगाता है 1 डे। ठीक है। नाउ इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, डिमोस एंड फोबोस। अब जो हमारा मार्स जो है इसके ऊपर 2 सैटेलाइट है, जैसे हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन जो मार्स जो है इसके 2 सैटेलाइट है, और जो कि कौन कौन से हैं, डेमोस और फोबोस। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। नाउ we will discuss later on about the rest of planets. Thank you.